स्वर्णप्रस्थ राज्य में चंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जो कि स्वर्णप्रस्थ राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी की चर्चा पूरे नगर में और आसपास के राज्यों में भी थी, क्योंकि राजकुमारी प्यारी और स्वभाव से बहुत अच्छी मगर रंग से काली थी और रूप से साधारण दिखती थी। इसी के चलते चंद्रराज को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी। जब से हमारी प्यारी बेटी हमारे जीवन में आई है, तब से हमारे जीवन में खुशहाली आ गई है। उसके जन्म के बाद हमने कई युद्ध लड़े और कई राज्य भी जीते हैं। हमारा कई राज्य में बहुत नाम है, इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम विजया रखा था, रानी नैनावती। अगर वक्त रहते हमारी राजकुमारी विजया को उसके लायक योग्य वर नहीं मिला, तो हमारे बाद हमारी विजया का क्या होगा? इस कारण से हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमें भी हर वक्त इसी बात की चिंता लगी रहती है। महाराज, हमारी इच्छा है कि हमारी राजकुमारी विजया विवाह के बाद भी वह अपने पति के साथ इसी राज्य में हमारे साथ ही रहे, ताकि कहीं और जाकर विजया को उसके रूप रंग की वजह से तकलीफ ना हो। मगर ऐसा वर मिलना कठिन है। अब तक जो भी राज्य के राजकुमार हमारी बेटी को देखने आए थे, वो हमारी बेटी से विवाह करने के लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य का राजा बनने की अभिलाषा से आए थे। हमें हमारी बेटी को सच्चे मन से प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहिए, ना कि उसके राज्यपाट से। हमारी राजकुमारी बहुत निडर और साहसी है। अगर उसके जैसा वर उसे मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। महारानी नैनावती, आप सही कह रही हैं, मगर हमें विजया के लिए ऐसा वर कहाँ मिलेगा? ऐसा वर ढूंढना मुश्किल है जो सिर्फ राजकुमारी को ही प्रेम करे, ना कि राजपाट को। महारानी, आज हमने हमारे राज्य के चतुर सिंह को बुलाया है। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। महामंत्री उन्हें लेकर आते ही होंगे। हमें अपनी सभा में जाना चाहिए। इस बार महाराज और महारानी को विश्वास था कि चतुर सिंह अपने साथ कोई ना कोई समाधान अवश्य लेके आएंगे। थोड़ी ही देर बाद सभा में, कैसे हैं महाराजा? आइए चतुर सिंह जी, आपका हमारे कौशल राज्य में स्वागत है। स्वागत के लिए धन्यवाद महाराज। आपने जो काम हमें सौंपा था, हम वह काम करके आए हैं। यह हैं सूर्यनगर के राजकुमार कमल। महाराज चंद्रकांत जी, हम इन्हें आपकी बेटी को दिखाने के लिए लाए हैं। एक बार राजकुमार कमल आपकी राजकुमारी विजया को देख ले तो आगे की बातें तय हो जाएंगी। ठीक है, महामंत्र शीघ्र जाकर हमारी राजकुमारी विजया को बुलाकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महामंत्री तुरंत जाकर राजकुमारी को लेकर आते हैं। राजकुमारी के सामने आते ही राजकुमार कमल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा नहीं था। महाराज चंद्रकांत, ये कैसा मजाक है? आप अपनी बेटी को बुलाइए, हम उन्हें देखने के लिए आए हैं। हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। यही हमारी बेटी और कौशल राज्य की राजकुमारी विजया है। क्या आप क्या कह रहे हैं? हम ये नहीं मानते। चतुर सेन जी, आपने हमें इतनी दूर से इन्हें दिखाने के लिए लाया है। आपने तो कुछ और ही कहा था। राजकुमारी विजया बहुत दयावान और करुणाशील है। इसके चलते हमने अपने मन में राजकुमारी की एक अलग ही छवि बना ली थी कि वह काफ़ी सुंदर और आकर्षित होंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या हमें हमारा उपहास करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं राजकुमार। हमने तो आपको राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने कुछ और ही समझ लिया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें आप ही की गलती है। हम आने वाले कुछ सालों में राजा बनने वाले हैं और हमारी होने वाली पत्नी रानी, एक रानी अत्यंत सुंदर और रूपवान होती है, ताकि वह अपने राज्य की शोभा बढ़ा सके। अगर इनसे हमने विवाह कर लिया तो हमारे राज्य की जनता क्या कहेंगी? एक काली राजकुमारी के साथ विवाह किया तो हमारी आने वाली संतान भी काली ही होगी। हम उपहास के पात्र बन जाएंगे, किसी राज्य के राजकुमार से बेहतर। अपने राज्य के आम लड़के के साथ विवाह कर दीजिए अपनी बेटी का। आपकी बेटी है ही इस लायक। खबरदार राजकुमार कमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी के बारे में भला बुरा कहने की? आपको कोई अधिकार नहीं है यह सब कहने का। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो मत कीजिए। वैसे भी आपका राज्य हमारे राज्य के मुकाबले काफी छोटा है,
इतने छोटे राज्य की रानी बनना हमारे राजकुमारी को शोभा नहीं देगा। आप हमारी राजकुमारी के वर बनने के लायक नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम आपके छोटे राज्य पर हमला कर देंगे। चतुर सिंह जी, लेकर जाइए इन्हें, और आइंदा हमारी राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर ढूंढ कर लाइएगा। समझ गए ना आप? महाराज की बातें सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर राजकुमारी विजया का फिर से एक बार कोई अपमान करके चला गया। राजकुमारी विजया दुखी मन से वहां से चली जाती है। राजकुमारी, हमें पता है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे आप बहुत दुखी हैं, किंतु हमें लगता है कि इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आपने देखा नहीं कि आपके पिताजी ने कैसे उस राजकुमार को अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया। आपके पिताजी और हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप देखना, बहुत ही जल्दी कोई आपको प्रेम करने वाला अच्छा सा वर भगवान भेज ही देगा। नहीं माँ, इतनी कड़वी बातें सुनकर अब हमारा विवाह करने का मन ही नहीं है। हमारे इस काले रूप की वजह से बार बार हमारा अपमान होता है। हमने अब तक बहुत अपमान सह लिया, किंतु अब हमें विवाह नहीं करना है। आप और पिताजी हमारे लिए वर देखना बंद कर दीजिए। हमें आप दोनों के पास ही रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है। बस कीजिए राजकुमारी, शांत हो जाइए। देखना, बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। अपनी बेटी को दुखी देखकर महाराज और महारानी दोनों सोच में पड़ जाते हैं और काफी चिंतित रहते हैं। महारानी, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बाद हमारी राजकुमारी का क्या होगा? अगर विजया को कोई योग्य वर नहीं मिला तो हमारी राजकुमारी इस संसार में अकेली रह जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना होगा। हम अपनी राजकुमारी को दुखी होते हुए नहीं देख सकते हैं। इतने बड़े राज्य की एक लौटी राजकुमारी इस प्रकार दुखी रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो राजकुमारी का खुद पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर भगवान ने राजकुमारी को इस रूप में जन्म दिया है तो अवश्य ही इसका कोई उपाय भी भेजा होगा। हमें इस प्रकार चिंतित नहीं होना चाहिए। क्या हुआ महारानी, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चिंता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें बता सकते हैं। माँ जी, आप सही कह रही हैं। हम किसी बात को लेकर चिंतित हैं। आप तो हमारे साथ हमारे बचपन से हैं। हमारी विजया भी आप ही की आंखों के सामने पली बड़ी है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। हमें और महाराज को हमारी बेटी विजया की काफी चिंता लगी रहती है। विजया एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है, मगर उसके रूप रंग की वजह से उसके विवाह में अड़चन आ रही है। हमें चिंता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारी राजकुमारी का भविष्य क्या होगा। हमें आपकी चिंता का आभास है महारानी। इस वजह से मैं बहुत समय से इस समस्या का उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। यही बात करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। हमें एक उपाय मिल गया है। अगर आप और महाराज आज्ञा दे तो हम इस उपाय के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपनी दासी के साथ बात करके महारानी का मन अब शांत हो गया था। महाराज महल के बगीचे में अपने मंत्री के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ महारानी और उनकी सेविका आ जाती हैं। क्षमा महाराज, किंतु हमें आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। यह बात हमारी राजकुमारी के बारे में है। कहिए महारानी, क्या महत्वपूर्ण बात है हमारी राजकुमारी के बारे में? महाराज, माँ जी के पास हमारी समस्या का उपाय है। बस इसी के बारे में आपसे चर्चा करनी है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगर उपाय कारगर निकला तो हम अवश्य उसके बारे में विचार करेंगे। कहिए माँ जी, आपके पास क्या उपाय है? महाराज, बात ऐसी है कि कई समय से हम इसके बारे में उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हमें उपाय मिल गया है। महाराज महारानी, उपाय ये है कि यहाँ से कई कोस दूर एक नीलपुर नाम का गांव है। वह गांव बाकी गांव के मुकाबले काफ़ी छोटा है। उस गांव में एक सौंदर्य नाम की महिला रहती है, जो कि एक चिकित्सक है। वह महिला लोगों के रूप और रंग को बदलने में माहिर है। उन्हें इस काम में सालों का अनुभव है।
सौंदर्या ने कई राज्यों के राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियों के रूप को बदल के उनको रूपवान बनाया है। बस उनकी एक शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को अपना रूप बदलना है तो उस व्यक्ति को नीलपुर नाम के गांव में 1 महीने के लिए रहना होगा, सौंदर्या की नजरों के सामने, क्योंकि रूप बदलने की यह पूरी प्रक्रिया को 1 महीना लगता है। महाराज और महारानी, अगर हमारी राजकुमारी वहां चली जाए तो राजकुमारी और आप लोगों का दुख दूर हो जाएगा। 1 महीने के बाद हम सब राजकुमारी विजया का बदला हुआ सुंदर रूप देख पाएंगे। आप दोनों का इस बारे में क्या विचार है? अगर सही में इस उपाय की वजह से हमारी राजकुमारी का दुख दूर हो सकता है तो हम यह उपाय अवश्य करेंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है महाराज? हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारी विजया को 1 महीने तक एक अनजान जगह अकेले रहना होगा और हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो हम विजया के साथ जा सकते हैं। हम दोनों के साथ सैनिक भी रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। महारानी, अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस आप दोनों वहां अपना अच्छे से ख्याल रखना। माँ जी, उस गांव में क्या हमारी महारानी और राजकुमारी के रहने और खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी ना? आप चिंतित मत होइए महाराज, वहाँ हर प्रकार की सुविधा है। इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो निश्चिंत होकर आप दोनों वहां जा सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारी विजया का दुख दूर हो जाए। जी महाराज, आप चिंता न करें। महाराज की आज्ञा मिलते ही माँ जी ने तुरंत ही नीलपुर गांव में संदेश भिजवाया। महारानी नैनावती ने सोचा कि यह बात राजकुमारी को बताना चाहिए, इसीलिए महारानी राजकुमारी के पास जाती हैं। राजकुमारी विजया, हमें आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। माँ, अब हम किसी से भी भेंट नहीं करेंगे, हमें किसी से भी नहीं मिलना है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। आपको किसी से भी नहीं मिलना है, बल्कि हम तो आपके लिए एक खुश खबर लेकर आए हैं। क्या खुश खबर? क्या खुश खबर है माँ? महारानी ने उनके माँ जी ने बताई हुई वो सारी बात राजकुमारी को बताई। यह बात सुनकर राजकुमारी चौंक गई। राजकुमारी अपनी माँ से कहती हैं, माँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। भला कभी किसी का रूप रंग बदल सकता है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर? ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा है भी तो भी हमें वहाँ नहीं जाना है। हम इस रूप से खुश हैं। हमारा ऐसा मानना है कि किसी से विवाह करने के लिए आगे वाले का रूप नहीं बल्कि प्रेम देखते हैं। अगर इस संसार में ऐसा कोई है जो हमारे रूप से नहीं बल्कि हमसे प्रेम करे तो हम अवश्य ही उस व्यक्ति से विवाह कर लेंगे। लेकिन विवाह के लिए हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हमें वहाँ नहीं जाना है। बेटी, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे और आपके पिताश्री के बारे में सोचिए। आपको दुखी देखकर हम दोनों को भी दुख होता है। अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिताजी के लिए तो आपको जाना चाहिए। ठीक है माँ, अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो हम चलते हैं। राजकुमारी का मन ना होकर भी अपने माता पिता के लिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। अगले ही दिन सभा में कुछ लोग महाराज को मिलने आते हैं। महाराज, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं कि आवश्यक कार्य है। प्रणाम महाराज, हम दोनों नीलपुर नाम के गांव से आए हैं। मेरा नाम सुभाष है और इसका नाम रामू है। हम दोनों को यहाँ राजकुमारी विजया को लेने के लिए भेजा गया है। महाराज, हमारे गांव के चिकित्सक सौंदर्या जी ने यह लेप राजकुमारी विजया के लिए भेजा है। राजकुमारी को ये लेप अपने शरीर और चेहरे पर लगाना है। इस लेप की वजह से राजकुमारी का रूप धीरे धीरे निखर कर आना शुरू हो जाएगा और आगे की नैसर्गिक विधि के लिए राजकुमारी को नीलपुर गांव चलना होगा। हमें सूचना मिली थी कि आप लोग आने वाले हैं। ठीक है, हमारी राजकुमारी और हमारी महारानी शीघ्र ही आपके साथ प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन राजकुमारी और महारानी महाराज से विदा लेकर सुभाष और रामू के साथ नीलपुर जाने के लिए निकल जाते हैं।
राजकुमारी विजया ने उन दोनों लोगों के द्वारा लाए गए लेप को लगाया था। लेप की वजह से राजकुमारी का चेहरा काफी खिला खिला लग रहा था। अब राजकुमारी काफी खुश नजर आ रही थी। क्या बात है विजया, आज आप तो बड़ी खुश और खिली खिली नजर आ रही है। हाँ माँ, आज हम बहुत खुश हैं। पता नहीं इस लेप में ऐसा क्या जादू है जिसकी वजह से हमारे अंदर काफ़ी जोश भर गया है। क्या आपको पता है माँ, इस लेप को हमने एक ही बार लगाया और एक ही बार में ही इसने कमाल कर दिखाया है। तो सोचिए 1 महीने के बाद हम कितना बदल जाएंगे, हम कितने रूपवान और सुंदर दिखेंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। आपको खुश देखकर हम भी बहुत खुश हैं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते अपना सफ़र करने लगी। अगली सुबह वे सब लोग नीलपुर गांव में पहुंच गए। नीलपुर गांव जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर था। इस गांव के लोग काफ़ी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस गांव में हर तरह की जड़ी बूटियाँ हर एक किस्म की बीमारी के लिए मौजूद थी। दोनों माँ बेटी नीलपुर गांव में आकर काफ़ी प्रसन्न हो रही थी। महारानी और राजकुमारी, आप दोनों का हमारे इस छोटे से गांव नीलपुर में स्वागत है। आप दोनों के रहने के लिए गांव वालों ने काफी अच्छा प्रबंध किया है। यहाँ पर आप दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। माँ देखो ना, यह गांव कितना सुंदर है। हमें तो इस गांव में आकर काफ़ी खुशी हो रही है। बेटी, आपको प्रसन्न देखकर हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आप चलिए, हमें भीतर चलकर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। बाद में हमें बहुत से काम भी है। महारानी नैनावती और राजकुमारी विजया दोनों नीलपुर गांव में आकर बहुत खुश थे। दोनों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था, इसीलिए दोनों विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चली गई। कुछ समय बीत गया। अब विश्राम के बाद राजकुमारी काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। राजकुमारी ने इधर उधर देखा। उनकी माँ किसी से बात कर रही थी। राजकुमारी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये कौन है? बेटी विजया, यही तो है इस गांव की चिकित्सक और आपकी भी। यही आपका इलाज करेंगे। चिकित्सक के साथ साथ यह एक बहुत अच्छी महिला भी है। इनकी खूबियों की वजह से इनका कई राज्यों में बड़ा नाम है। यह आपके रूप रंग को कुछ ही दिनों में ऐसा बदल देंगे और आपको इतना सुंदर बना देंगे कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगी। विजया, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते सौंदर्या जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। कैसी हैं आप? आप तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप काफ़ी तजुर्बे वाली हो। आप तो अभी भी 20-25 साल की ही एक सुंदर कन्या लग रही हो। सच में आपकी चिकित्सक वाली कला में तो जादू है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे भी आपके जैसी ही सुंदर बना दोगी। हमारी तारीफ के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपको पता है कि आप भी बहुत सुंदर हैं और कुछ ही दिनों में आप इससे भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगे। हमें तो आपका बहुत ही उज्जवल और सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है। आपकी माँ ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप प्रसन्न रहिए और कुछ समय हमारे नीलपुर गांव में बिताएं। हमारा गांव और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सौंदर्या जी, आप कितनी अच्छी हैं। माँ, क्या हम यह गांव घूमने जा सकते हैं? हाँ राजकुमारी, आप जा सकती है। राजकुमारी विजया को सौंदर्या से बात करके अच्छा लगने लगा था। जो राजकुमारी किसी के भी सामने आने से डरती थी, अब वही राजकुमारी को अपने आप में ही काफ़ी आत्मविश्वास आ चुका था और सबके साथ अच्छे से घुल मिल रही थी। गांव में घूमते घूमते राजकुमारी को एक बूढ़ी माँ दिखती है जो काफ़ी सामान लेकर चल रही थी। राजकुमारी को बूढ़ी माँ पर दया आई। दादी माँ, आप इतना सामान लेकर क्यों चल रही हैं? आपको किसी की मदद लेनी चाहिए थी। आपके घर में आपका परिवार तो होगा ही ना, तो आप क्यों काम कर रही हैं? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। मेरे परिवार में बस मैं और मेरा परपोता हम दोनों ही हैं। तो आपका परपोता कहाँ है? उसे ये सारे काम करना चाहिए ना, आप क्यों कर रही हैं? बेटी, मेरा परपोता ही सारे काम करता है।
मुझे तो वह एक भी काम नहीं करने देता, लेकिन उसे कभी कभी किसी के द्वारा ऐसे काम दिए जाते हैं कि वो उन कामों में काफ़ी व्यस्त हो जाता है। आज भी वो काम में व्यस्त है, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी राज्य की राजकुमारी हो। कहाँ से हो बेटी तुम? दादी माँ, आप सही कह रही हैं। मैं कौशल राज्य की राजकुमारी विजया हूँ। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई हूँ। आप कितनी अच्छी है बेटी। एक राज्य की राजकुमारी होकर भी आपके मन में लोगों के प्रति इतनी दया भावना है, वरना राजकुमार और राजकुमारी तो हम आम लोगों से बात करना तो दूर हमारी तरफ देखते भी नहीं। आप उन सबसे काफ़ी अलग हो। आप माँ बेटी हमारे नीलपुर गांव में घूमने आए हो या किसी काम से आए हो? दादी माँ, हम लोग यहाँ इतनी दूर एक काम से आए हैं। बेटी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ कि कौन से काम के लिए आप लोग यहाँ आए हो? हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आप हमसे सब कुछ पूछ सकती हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हम सौंदर्या जी से इलाज करने आए हैं। सौंदर्या जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा रूप पूरी तरह से बदल जाएगा और हम काफ़ी सुंदर और गोरे हो जाएंगे। हमारी तो आज ही उनसे बात हुई है। सौंदर्या जी तो बहुत ही अच्छी महिला और अच्छी चिकित्सक हैं। हमें और हमारी माँ को सौंदर्या जी बहुत अच्छी लगी। दादी माँ, आप तो सौंदर्या जी को जानती ही होगी ना? राजकुमारी विजया ने तो बूढ़ी दादी को सब कुछ बता दिया था कि वह किस काम से नीलपुर गांव में आई है, मगर दादी माँ तो एकदम से चुप हो चुकी थी। दादी माँ ने राजकुमारी को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्या हुआ दादी माँ, आप शांत क्यों हो गई हो? अभी तो आपने हमसे बहुत सारी बातें की और अभी एकदम से शांत हो गई। क्या बात है दादी माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? इतनी अच्छी राजकुमारी हैं, भला आपसे क्या भूल हो सकती है? आप तो पहले से ही इतनी सुंदर हैं। आपको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इलाज करना चाहती हैं तो अच्छी बात है। बेटी, अगर कभी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर याद करना। दादी के ना मिलने की वजह से भैरव काफ़ी चिंतित था। जैसे ही भैरव ने दादी को देखा, वैसे ही तुरंत वो दादी के पास चला आया। दादी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपसे कहा था ना कि सारे काम मैं करूँगा और आप घर पर आराम करेंगे, तो आप काम क्यों कर रही हैं? हा, दादी, आप आराम करना। अगर तुम्हें अपने दादी का इतना ही ख्याल होता तो तुम अपनी दादी को छोड़कर यहाँ वहाँ नहीं घूमते। अपनी दादी माँ से ज़्यादा इतना कौन सा ज़रूरी काम होता है तुम्हारा, जो बार बार तुम उन्हें छोड़कर जाते हो? अरे नहीं बेटा, आप गलत समझ रही हो। मेरा पोता तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। बहुत अच्छा है मेरा भैरव। राजकुमारी विजया, मुझे आप ही की सेवा के लिए सौंदर्या जी ने रखा है। जब तक आप और महारानी इस गांव में हैं, तब तक मैं आप दोनों की सेवा में ही रहूंगा। यहाँ इलाज करने के लिए जो भी महाराज और महारानी, राजकुमार और राजकुमारी आती हैं, तब मुझे उनकी सेवा के लिए रखा जाता है। आज इसलिए मैं अपनी दादी के पास नहीं था। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी, क्या मैं अपनी दादी को घर छोड़ने जा सकता हूँ? मैं तुरंत आपकी सेवा में वापस आ जाऊंगा। हाँ, उसमें क्या पूछना, तुम जा सकते हो। दादी माँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। क्या मैं आपसे मिलने आपके घर आ सकती हूँ? नहीं बेटी, आप मेरे घर पर मत आना। मेरा मतलब है कि आप राजकुमारी हैं। आप कष्ट मत कीजिए। मैं ही आपसे मिलने आया करूँगी, और वैसे भी ज़्यादा किसी से मन लगाना अच्छी बात नहीं है। चलो भैरव, घर चले। दादी का ऐसा कहना राजकुमारी को थोड़ा अटपटा लगा। राजकुमारी सोच में पड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भैरव राजकुमारी और महारानी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। राजकुमारी विजया सौंदर्या जी ने दिया हुआ लेप रोजाना लगाती थी। अब धीरे धीरे राजकुमारी का रूप निखर रहा था। राजकुमारी होने वाला बदलाव देखकर माँ और बेटी दोनों बहुत खुश थे। पता नहीं, शायद इसके बारे में हमें भैरव से बात करनी चाहिए। भैरव,
भैरव यहाँ आओ। जी महारानी, आपने मुझे बुलाया, बोलिए, आपको कुछ काम है? हाँ भैरव, काम तो है। ये बताओ, क्या हम लोग सौंदर्या जी से मिल सकते हैं? वो हमें कहाँ मिलेगी? नहीं, आपको उनसे क्यों मिलना है? अच्छा ठीक है, तो हमें अपनी दादी से मिलवाओ, हम उनसे तो मिल सकते हैं ना। नहीं, आपको उनसे क्यों मिलना है? मैं आपको अपनी दादी से नहीं मिलवा सकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हमें अपनी दादी से क्यों नहीं मिलवाना चाहते हो? तुम ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, बताओ हमें। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। आपको अगर इसके अलावा मुझसे कुछ काम है तो मुझे बताइए। नहीं भैरव, कुछ काम नहीं है, अब तुम जा सकते हो। भैरव तो वहाँ से चला गया, मगर राजकुमारी को अब धीरे धीरे भैरव की बातें सुनकर अजीब लग रहा था। राजकुमारी कुछ सोचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमें कुछ काम से बाहर जाना है, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटी, लेकिन जल्दी आ जाना। राजकुमारी अपनी माँ से काम का बहाना कर कर भैरव का पीछा करने के लिए चली जाती है। आज मैं इसका पीछा करती हूँ, शायद हमें कुछ पता चल जाए। कुछ ही देर बाद भैरव अपने घर पहुँच गया। भैरव अपने घर के अंदर जाता है और घर के बाहर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। दादी, आपको कुछ चाहिए? आपको और कुछ काम है तो बोलिए, मैं अभी कर देता हूँ। नहीं बेटा, और कुछ काम नहीं है, मगर बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ चिंता में हो। क्या हुआ बेटा? चिंता तो है दादी, मुझे राजकुमारी विजया के बारे में सोचकर चिंता हो रही है। राजकुमारी स्वभाव से बहुत अच्छी है, हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। उन्हें नहीं पता है कि इस गांव में क्या क्या होता है। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं उन्हें आपसे नहीं मिलवाना चाहता हूं। दादी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमेशा दूसरों की बहुत चिंता करते हो। तुम राजकुमारी की चिंता मत करो। अगर उन्हें कुछ पता चला तो ठीक है, नहीं भी पता चला तो भी ठीक है। वह जिस काम के लिए यहाँ आई है, उनका वह काम तो पूरा हो जाएगा और वह अपने राज्य में वापस लौट जाएगी। बस तुम ऐसे ही सच्चे मन से उनका ख्याल रखना। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। मैं ऐसी ही राजकुमारी को हर मुश्किल से बचाता रहूंगा। इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर इस गांव में कोई रहस्य है, पर क्या रहस्य है कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन भैरव हमारी चिंता करता है, यह सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक हमारी माँ और पिताजी के अलावा किसी ने भी इतनी चिंता नहीं की। माँ हमारी चिंता कर रही होगी, हमें अब वापस जाना चाहिए। भैरव और उसकी दादी की बातें सुनकर राजकुमारी विजया को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन उन्हें यकीन हो गया था कि नीलपुर गांव में कुछ तो गड़बड़ है। यही सब सोचते सोचते राजकुमारी रास्ते पर चल रही थी। तभी उसी वक्त उनके सामने एक सांप आ जाता है। अचानक सांप के सामने आने की वजह से राजकुमारी बहुत डर गई। ये सांप कहाँ से आ गया? दूर दूर हटो हमसे, हमारे पास मत आओ। हे भगवान, अब हम क्या करें? बचाओ बचाओ हमें। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं महारानी को क्या जवाब देता? अच्छा हुआ भैरव, तुम सही समय पर यहाँ आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। राजकुमारी, मेरे होते हुए मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वैसे राजकुमारी, आपको अकेले गांव में नहीं घूमना चाहिए। यह गांव आपके लिए नया है। आपको कुछ भी काम है तो आप मुझसे कहा करें। ठीक है भैरव, वैसे हमें तुमसे कुछ काम है, क्या वो तुम करोगे? हाँ, क्यों नहीं, बताइए राजकुमारी, मैं जरूर करूँगा। हमें तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्या तुम सही सही उत्तर दोगी? किस प्रकार के प्रश्न राजकुमारी? हमें लगता है कि इस गांव में सब लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो हमसे जुड़ी है। तुम हमें अपनी दादी से नहीं मिलवाते,
हम सौंदर्या जी से नहीं मिल सकते। ये सब बातें हमें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए हमें। तुम ही हमें ये सब बता सकते हो कि सच क्या है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकता। तुम क्यों नहीं बता सकते हमें? अगर कोई बात हमसे जुड़ी है तो हमें जानने का पूरा अधिकार है। क्या तुमने किसी के रोने की आवाज़ सुनी? हाँ, मुझे भी रोने की आवाज़ आ रही है, पर कहाँ से? शायद उस झाड़ियों में से आ रही है। भैरव और राजकुमारी उस आती हुई आवाज़ को सुनकर झाड़ियों के पास जाते हैं। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें, और इस तरह से क्यों रो रही हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। 2 दिन बाद मेरी बारी है। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमें बता सकती हो तुम्हारी क्या मजबूरी है? शायद हम तुम्हें इस दुख से निकाल सके। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। सरला ने राजकुमारी को कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से चली गई। अब राजकुमारी को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे, ये तो सरला है। ये इन दोनों के साथ कहाँ जा रही है? हमें पता लगाना होगा। शायद सरला किसी मुसीबत में हो। हमें इनका पीछा करना चाहिए। तभी राजकुमारी उन सब का पीछा करती है। पीछा करते करते कुछ समय बाद राजकुमारी को एक रहस्यमय जगह दिखती है, जहाँ पर सरला को ले जाया जाता है। वो 2 लोग सरला को अंदर ले जाते हैं। तभी अंदर से बहुत सुंदर राजकुमार निकलता है और उसके पीछे एक बहुत ही दुबला पतला शक्तिहीन काला व्यक्ति निकलता है। वाह, क्या बात है! मैं तो अब पूरी तरह से बदल गया हूँ। मैं कितना आकर्षित और रूपवान हो चुका हूँ, और ये सब सौंदर्य का कमाल है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक इतना रूपवान और एक इतना काला और दुर्बल, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें पता लगाना ही होगा, और इसके लिए हमें अंदर जाके देखना होगा। रुक जाइए राजकुमारी, आप वहाँ नहीं जा सकती। आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। भैरव, आज तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम्हें हमें कुछ भी नहीं बताना है तो मत बताओ। हम आज खुद ही सब कुछ जान लेंगे। हटो हमारे रास्ते से। नहीं, रुकिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। बात ऐसी है कि सालों से इस गांव में इलाज के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। यहाँ एक का रूप दूसरे को दिया जाता है, और यह काम सौंदर्या जी करती है। वह एक जादूगरनी है, एक तांत्रिक। बरसों पहले सौंदर्या ने मेरी दादी से तंत्र मंत्र की शिक्षा ली थी। मेरी दादी अपनी यह विद्या लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करती थी, मगर सौंदर्या ने अच्छी व्यक्ति होने का नाटक करके मेरी दादी से तंत्र मंत्र की सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सौंदर्या ने मेरी दादी के द्वारा दी गई शिक्षा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहती थी, और उसने वही किया। सौंदर्या किसी और का रूप छीनकर किसी दूसरे को रूपवान बनाने में माहिर थी। यह बात मेरी दादी को पता चल गई। मेरी दादी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सौंदर्या ने अपने काले जादू से मेरी दादी को ही अपने वश में कर लिया। मेरी दादी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सौंदर्या ने मेरी दादी का रूप छीनकर खुद रूपवान हो गई, और वह आज भी कई लोगों का रूप छीनकर खुद को सुंदर बनाए रखती है, और आप जैसे राजकुमार और राजकुमारियों से बहुत सारा धन लेकर उनको सुंदर बनाती है। आज भी इसकी वजह से सरला को अंदर ले जाया गया है। क्या आपको पता है कि सरला का रूप छीनकर सौंदर्य आपको देने वाली है? राजकुमारी, अगर कोई मेरी नज़र से देखे तो आप बहुत सुंदर हो। आपको किसी का रूप छीनकर रूपवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके लिए सरला का रूप छीन लिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सरला के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे ऐसे किसी का रूप छीनकर रूपवान नहीं होना है। मुझे सरला को बचाना होगा। भैरव, सौंदर्या को रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय ज़रूर होगा ना।
मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे जितना पता था उतना सब मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मगर एक बात है, शायद मेरी दादी को पता होगा, वही सौंदर्या को रोक सकती है। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि सरला के साथ कुछ भी गलत हो, हमें तुरंत दादी के पास जाना चाहिए। राजकुमारी विजया किसी भी हालत में सरला को बचाना चाहती थी, इसीलिए राजकुमारी और भैरव दादी के पास जाते हैं, उधर दादी माँ के घर पर। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? हमें भैरव ने सब कुछ बता दिया है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर आज हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। बेटी, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मैं सौंदर्या की कैद में हूँ। मैं खुद होकर सौंदर्या को नहीं रोक सकती। बेटी, सौंदर्या को अब कोई रोक नहीं सकता। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वह आप हो। सौंदर्या ने जब मुझे मेरे ही जादू से हराया था, तब सौंदर्या ने मुझे अपनी मायावी तंत्र मंत्र से अपने वश में कर लिया था, और तब उसने मुझसे कहा था कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो रूपवान और सुंदर नहीं दिखना चाहता। सुंदर दिखने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही उस विद्या से दूसरे की जान क्यों न चली जाए। पर मैंने भी उससे वचन लिया था कि जब कोई ऐसा आएगा कि जिसे अपने आप से ज्यादा दूसरों की चिंता हो और जो निस्वार्थ हो, अगर वैसा व्यक्ति तुम्हें रोकने आए तो तुम्हारी तंत्र मंत्र की विद्या नष्ट हो जाएगी और मैं भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। बेटी, तुम्हारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। आज तुम ही सौंदर्या को रोक सकती हो और मुझे और सरला को आज़ाद करा सकती हो। सौंदर्या सरला पर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही होगी। आपको बस वहां जाकर सौंदर्या को रोकना है। बाकी का काम मैं कर दूंगी। चलो बेटी, हमें तुरंत निकलना होगा। दोनों दादी माँ के साथ सौंदर्या को रोकने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो तीनों सौंदर्या के सामने आते हैं, तब सौंदर्या बुरी तरह से चौंक जाती है। रुक जाओ सौंदर्या, अब तुम्हारा खेल खत्म। हमें रूपवान नहीं होना है। किसी का रूप छीनकर हमें रूपवान नहीं बनना है। राजकुमारी विजया, आप यहाँ? मैं तो ये सब आप ही के लिए कर रही हूँ। ज़रा सोचिए, अगर आप सुंदर हो जाएं, तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके साथ कोई भी राजकुमार विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपका सारे राज्यों में बहुत सम्मान होगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी। हमें किसी के दुख का कारण नहीं बनना है। ऐसा मत कहिए राजकुमारी। आपने ऐसा किया तो मेरी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। और यह लड़की सरला तो अपनी मर्जी से यह सब कर रही है। मैंने इसे यहाँ काम करने के लिए बहुत सारा धन दिया है। उस धन की वजह से इसकी और इसके परिवार की आगे की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। आप इस लड़की की यूं ही चिंता कर रही हैं। सौंदर्या तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। तुम इसके बातों में मत आओ। सौंदर्या, हम तुम्हारी बातों से भ्रमित नहीं होने वाली हैं। आज तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। तुम्हारा जादू टोना आज नष्ट हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। तो तुम यहाँ कैसे आई? सौंदर्या, राजकुमारी विजया की वजह से आज मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो गई हूँ। मैं तुम्हारे वचनों के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। तुमने मुझे यह कहकर अपने जादुई तंत्र मंत्र से बांध रखा था ना कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो स्वार्थी ना हो, तब तक मैं तुम्हारे कैद में रहूंगी। और जब ऐसा होगा, तब तुम्हारी यह काली विद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बरसों बाद आज वह समय आ गया है। मेरी शक्तियां मुझे वापस मिल गईं। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी शक्तियों को नष्ट कर दूंगी। राख हो जाओ। बूढ़ी दादी को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल गई और दादी ने अपनी शक्तियों से सौंदर्या की सारी ताकत उससे छीन ली। दादी माँ, आप तो पूरी तरह से बदल गई। आप कितनी सुंदर लग रही हो। बेटी, आज आपकी वजह से हमें यह जीत मिली है,
इसके फल स्वरूप मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। दादी ने अपना हाथ हिलाया और राजकुमारी पर जादू किया और राजकुमारी के रूप को बदल दिया। ये कैसा चमत्कार है? हम हम हमारा रूप, हम तो पूरी तरह से बदल गए। हम तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। बेटी, आप बहुत अच्छी हो। आप हमेशा खुश रहना, ये मेरा आशीर्वाद है। राजकुमारी का बदला हुआ रूप देखकर राजकुमारी की माँ भी बहुत प्रसन्न हो रही थी। कुछ समय बाद महाराज चंद्रकांत भी नीलपुर गांव में पहुंच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी की खुशियां उसे दे दी। बेटी, अब आपको किसी से भी कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ेगी और बहुत बड़े बड़े राज्य के राजकुमार आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिताजी, हमें किसी भी राज्य के राजकुमार से विवाह नहीं करना है। हम किसी को पसंद करते हैं। ये क्या कह रही है आप? आप किसे पसंद करती हैं? कौन है वह खुशनसीब? पिताजी, उसका नाम भैरव है। भैरव की अच्छाइयों ने हमारा दिल जीत लिया है। हम जब रूपवान नहीं थे तब से भैरव हमारी चिंता करता था। भैरव को हमारे रूप से कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, क्या हम भैरव से विवाह कर सकते हैं? महारानी, आप बताइए, भैरव आपको कैसा लगता है? आप तो इतने दिनों से यहाँ रह रही हैं। महाराज, भैरव बहुत ही निडर और साहसी लड़का है। भैरव में वह सारी खूबियाँ हैं जो आपको और हमें चाहिए। भैरव हमारी विजया के लिए योग्य वर है। हमें भैरव हमारी राजकुमारी के वर के रूप में पसंद है। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भैरव से विवाह कर सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। राजा और रानी ने भैरव और राजकुमारी विजया का विवाह धूमधाम से कर दिया और भैरव और राजकुमारी विजया को राजा और रानी बना दिया। आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।